अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने अपनी जो है फर्स्ट ईयर न्यू सीरीज जो है फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक जो है आपकी जो न्यू बुक है उसको हमने स्टार्ट किया है और हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चैप्टर में से क्या क्या करना है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को क्या करना है। इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स डिटेल में मैंने फ़र्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैं बता देती हूँ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और डेफिनेशंस। ठीक है, और बाकी ज्योमेट्री ये जो चैप्टर है ये आपको बता क्या रहा है, इस नाम का मतलब क्या है, ये सब बहुत अच्छे तरीके से मैंने थ्रू नोट्स आपको जो है इसी बुक से मैंने नोट्स बनाए और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तो बाहर से नोट्स बनाना, आपकी जो न्यू बुक है इसको टैली करना। सो ये सब आपके लिए। तो बस आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, जिस तरह से आप पहले करते हुए आए बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखना है। ठीक है, सो मैंने आपको ये जो नोट्स मैंने बनाए थे, ठीक है, सो इसको एमकेट स्टूडेंट्स वाले भी और एमकेट वालों के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, ट्रिक्स की वीडियो मैं आपके लिए अलग बनाऊंगी, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और एमकेट वालों दोनों के लिए है, और एमकेट वाले के लिए कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ होंगी जो कि मैं अलग बनाऊँगी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने बताया था स्टियोमेट्री किसे कहते हैं, ये ब्रांच है साइंस की। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं और एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, ये मतलब मैंने ऐसे बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफ़ाइन किया कि फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट जो ये नोट्स है इसी को याद करके इसी को ही पेपर में लिख कर लाना है। ठीक है, और बाकी ये कि एमकेट वाले स्टूडेंट डेफिनेशन मिक्स कर देते हैं। अब अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि एवरेज वैल्यू जो एवरेज वैल्यू है वो किस में निकलती है, एटॉमिक मास में, मास नंबर, एटॉमिक नंबर या आइसोटॉप में, तो आप तो नहीं पता होगा ना आपको, क्योंकि आपने बुक रीडिंग की होगी, वो सर्च के ऊपर से गुजर गया होगा, क्योंकि बुक में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब ये जो ज्योमेट्री की बुक है इसको मैंने क्यों रीड नहीं करवाया, क्योंकि मैंने इसको जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि एमसीक्यूज़ में भी आती है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपका टाइम जस्ट वेस्ट होगा, बाकी मैं न्यूमेरिकल पे फोकस करूँगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे जो है मैंने इसी स्टार्ट की है, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत से मैं नोट्स बना रही हूँ, ये सब आपके लिए है। अब एटॉमिक मास जो है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो इसी को स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास जो है एक एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, जो एवरेज वैल्यू निकलती है ना वो एटॉमिक मास में निकलती है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू किसकी होती है, मास नंबर ऑफ ऑल आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि हमने आइसोटॉप्स पढ़ा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट होगा, जैसे 1 2 3, और एटॉमिक नंबर 1 1 सब में सेम होगा। जी, हमने आइसोटॉप हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, अब ये जो आइसोटॉप्स है ना, अब इसी की बात कर रहे हैं कि एटॉमिक मास में आपने एक एवरेज वैल्यू लेनी है। ये जो आइसोटॉप्स है ना हाइड्रोजन के, इनके जो मास नंबर, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ हाइड्रोजन की, इसके जो मास नंबर है ना 1 2 3, आपने इन सब की एक एवरेज वैल्यू लेनी है, वो आपका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है, इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द मास नंबर ऑफ ऑल आइसोटॉप्स। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं। या दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि एवरेज रिलेटिव मास, जो एवरेज रिलेटिव मास होता है ऑफ द नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स विच इज़ कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12। ये भी हो सकता है कि आपने जो है एक स्टैंडर्ड ले लिया जो कि क्या है, कार्बन 12, आपने उससे कंपेयर करना है। क्या, किसको कंपेयर करना है, एवरेज रिलेटिव मास को। ठीक है, किसका, एक सॉरी, ये जो है ये क्या है, ये एक मैंने आपसे कहा कि आपने एक एवरेज रिलेटिव मास ले लेना है। ठीक है, न्यूट्रल मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, विच इज़ कंपेयर करना है उसको आपने कार्बन 12 से। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। आप दोनों, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को जो भी इजी लगे ना वो लिख के ले आए। ठीक है, और ये दोनों मैंने आपको इस वजह से डेफिनेशन बता दी क्योंकि एमसीक्यूज़ में या तो वो ये लाइन डाल देंगे या वो ये लाइन डाल देंगे। तो आपने एटॉमिक मास पे, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, ठीक है, और ये कंपेयर कर रहे हैं आइसोटॉप्स के मास को, मास ऑफ मिक्सचर को, किससे, कार्बन 12 से। ठीक है, सो सेम ही डेफिनेशन है, एटॉमिक मास हमारा हो गया। अब हम चलते हैं
अपने एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करवाना स्टार्ट कर दूँ और आपको पता ही नहीं है कि यार एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, ये डेफिनेशन तो आती ही आपकी एग्जाम्स में। इस वजह से मैंने आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ, कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? फार्मूला डेट इंडिकेट अ सिंपल रेशो। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि इंडिकेट करता है सिंपल रेशो को, किसके दरमियान, बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, आपको एक कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या, एक फार्मूला है जो कि इंडिकेट करता है सिंपल रेशो को इंडिकेट करता है बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दे दिया और आपको कह रहे हैं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालो। अब आपको नहीं पता एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। अब आपने सोचा कि यार एम्पेरिकल फार्मूला डेफिनेशन याद तो की थी आपने, अगर आपको याद आई तो आपने फ़ौरन आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई सिंपल रेशो, ये वर्ड आपने याद रखना है कि ये एक सिंपल रेशो होता है। अ फार्मूला डेट इंडिकेट अ सिंपल रेशो बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज को देख लें, ये है। अगर ये आता भी है, ये MCQ में भी आ जाता है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है, और ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये हो तो करेक्ट ऑप्शन ये है। तो आपने किस तरह से निकालना है ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, आपने क्या करना है, ग्लूकोज का आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपने एम्पेरिकल फार्मूला लानी, मतलब आपने एक सिंपल रेशो बनानी है, 6, 12, 6 की एक सिंपल रेशो। तो आप क्या करेंगे, आपने किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है जिसमें तीनों ही आए। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, तो 6 1 ज़ा 6, तो ये क्या हुआ, C1 हो गया। 6 2 ज़ा 12, तो ये क्या हुआ, H2 हो गया, मतलब हाइड्रोजन 2 हो गया। और 6 1 ज़ा 6, ये 1 हो गया। तो 1 तो कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब C के पास 1 है और H2, और ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो इस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला निकलता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, आ फार्मूला डेट इंडिकेट एक्चुअल रेशो। ये किसको करता है, एक्चुअल रेशो। ये MCQs में ये जो मैं अंडरलाइन कर ली हूँ ना, यही आता है कि एक्चुअल रेशो किस में निकलती है, मॉलिक्यूलर। सिंपल रेशो किस में निकलती है, किस तरह से निकलती है, वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, तो मैं क्या बता रही हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल रेशियो होती है बिटवीन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। सेम डेफिनेशन है, मैंने इस तरह से आपको नोट्स बनाए कि आपको ज़्यादा टाइम उस पर एक्सपेंड ना करना पड़े। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सेम ही डेफिनेशन है दोनों की, बस क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपल रेशियो लगाना है और उसमें आपने एक्चुअल रेशियो लगाना है। बाकी देख लें, फार्मूला डेट इंडिकेट एक्चुअल रेशियो बिटवीन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, यही है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला ये है। ठीक है, किस तरह से निकालना है, किस तरह से निकालना है, वो भी मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का ले लें, इसमें तमाम जितने भी एटम प्रेजेंट है ना, उसका आपने क्या लेना है, इसमें जैसे कि कितने एटम प्रेजेंट है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एटम्स प्रेजेंट है ना। तो इन 3 एटम्स का आपने, और कितने, जिसके ये 3 एलिमेंट्स है, सॉरी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स है। अब देखो, ये कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 है। तो आपने क्या करना है, इन तमाम एटम्स का सम लेना है, किस चीज़ का, एटॉमिक मासेस का। इन एटम के एटॉमिक मासेस का सम लेना है, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको नज़र आ रहे हैं, C6H12O6, वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होगा। ठीक है, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, इन जो एटम्स हैं इनके एटॉमिक मासेस का आपने सम ले लेना है। ठीक है, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास, वो आपका मॉलिक्यूलर मास था होगा। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ये जो एक्चुअल रेशो को डिनोट कर रहा था। ये मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बता रही हूँ कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने एटम्स हैं, आपने उन सब एटम्स के एटॉमिक मासेस का क्या ले लेना है, सम ले लेना है। तो वो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकलेगा। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कार्बन डाइऑक्साइड का इन्होंने मतलब निकाला है 44 AMU, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास AMU ये एक यूनिट